नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर आपके सामने लेकर के आए हैं एसएससी के द्वारा जारी किए गए एसएससी के जीडी के कांस्टेबल के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी की। तो आज हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि एसएससी ने जीडी का जो नोटिस है उसको निकाल दिया है और उसके बारे में आपको सारी जानकारी हम यहां पर देने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि एसएससी ने जो जीडी का जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें आपको क्या क्या जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। आपको यहाँ पर हम ये बताने जा रहे हैं कि एसएससी एग्जाम किस मोड में लेने वाला है, किस प्रकार से लेने वाला है, क्या एज लिमिट होने वाली है, एज लिमिट में क्या रिलैक्सेशन होगा, एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, फिजिकल एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये सारी जानकारी आपको हम इस अपने वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये एसएससी ने जो जीडी का यहाँ पर आपके सामने नोटिफिकेशन दिया है उसमें क्या क्या जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो एसएससी के द्वारा जो ये पोस्ट निकाली गई है कांस्टेबल जीडी की, वो उसके माध्यम से आपको कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग की जाने वाली है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो एसएससी के इस एग्जाम के माध्यम से आपको कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, तो जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होंगे वहां पर आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब एग्जाम देंगे तो आपकी पोस्टिंग ज्वाइनिंग वहां पर हो सकती है। इसके अलावा एसएसएफ में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, राइफलमैन जीडी में, असम राइफल्स में, और इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो होता है वहां पर आपको इसके थ्रू जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां कहां पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन में जो अन्य महत्वपूर्ण बातें आपको जानकारी के लिए आपके लिए होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि इसका जो एग्ज़ाम का फॉर्म है वो कब से भराएगा और इसकी अंतिम तिथि क्या होगी, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन, ये सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन इस एप्लीकेशन, तो जो स्टार्ट होगा ये एग्ज़ाम कब से शुरू होगा इसका फॉर्म भराना, तो इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म भराना शुरू होगा वो होगा आपका 27/10 से लेकर के 30/10। तो आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में जरूर रखें कि ये जो फॉर्म भराएंगे वो कब से भराएंगे। तो 27 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक इसका फॉर्म भराएगा। तो इस डेट के बीच ही आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 30 तारीख है, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको अगर दो रास्ते दिए गए हैं कि आप फॉर्म कैसे भरना चाहते हैं। अगर आप फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है, और अगर आप फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद उसका जो फीस है उसको ऑफलाइन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चालान बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए चालान की प्रक्रिया का भी यहाँ पर मेंशन है, देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, तो वो भी क्या है, 30 तारीख। तो आपके लिए कुछ बातें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फॉर्म भरने की तिथि क्या है, तो 27/10 से लेकर के 30/11, एंड लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेट करने का, तो वो भी 30/11 ही है। साथ ही साथ लास्ट डेट क्या है चालान निकालने की, तो वो भी 30/11 ही है। तो ये डेट आपको याद रखना है, यानी कि इसके पहले आपको फॉर्म जरूर भर देना है। वहीं अगर हम बात करें कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, मतलब फीस जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, तो 1/12/2022, तो इसके पहले आपको फीस भर देना है। और अगर आप मान लीजिए कि चालान के माध्यम से ऑफलाइन मोड से अगर फीस जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए लास्ट तारीख क्या है, 1/12/2022, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर अंतिम में जो दिया है वो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए यही है कि एग्जाम कब होगा और किस प्रकार होगा। तो जो एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑनलाइन माध्यम से होगा, और इसकी जो संभावित तिथि आपके सामने यहाँ पर दी गई है वो है जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 में इसके एग्जाम होने की संभावना है, और आपके पास पूरे के पूरे 2 महीने बचे हुए हैं। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से होने वाला है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है एज लिमिट। तो इसमें ऐसा कोई भी भारत का युवा जो 18 से 23 वर्ष के बीच का है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है, और उसकी उम्र की जो गणना होगी वो 1/1/2023 के बीच की जाएगी। मतलब 18 से 23 कब तक, तो 1 जनवरी 1 से लेकर के आपको 2023, तो 1 जनवरी 2023 में आपकी एज की लिमिट काउंट होगी। और इसमें कुछ चीज़ों को और थोड़ा ध्यान रखेंगे, देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड नॉट हैव बोर्न अर्लियर देन 2/1/2000, तो इसके पहले अगर कोई भी स्टूडेंट जिसका जन्म हुआ है वो इस एग्जाम में भाग नहीं ले सकता, एंड लेटर देन 1/1/2005, और इसके 2005 से बाद जन्म लेने वाला भी कोई बच्चा या स्टूडेंट इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकता। हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन कंपर एज द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/1997। तो इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में भी दिया गया है कि आपको एसएससी ने 3 साल का, जो जिन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलता है उनको 3 साल का सामान्य जो है एज रिलैक्सेशन दिया है।
है। लेकिन क्योंकि पैंडेमिक आया था, कोरोना आया था, इसके चलते भारत सरकार के द्वारा जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं उनको कुछ और भी आयु सीमा में छोड़ दी गई है। तो ये नोट आपके लिए यहाँ पर दिया गया है एसएससी के इस नोटिफिकेशन में। ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड कोविड पैंडेमिक इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट 3 years एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड रिस्पेक्टिव प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट्स एज ऑन टाइम मेजर फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो एक बार के लिए इस अपर एज में, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कितने साल की एज लिमिट का रिलैक्सेशन है, 3 साल, इस 3 साल से भी कुछ ज़्यादा का एज रिलैक्सेशन इस बार दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो वो ध्यान में जरूर रखेंगे कि सामान्य एज रिलैक्सेशन के अलावा भी एक्स्ट्रा आपको एज रिलैक्सेशन मिला है, वो कितना है वो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको। परमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर एज अंडर। सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर कोड 1, 2, 3 और ये सब कैटेगरीज। तो एससी और एसटी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन, इन 3 तरह की कैटेगरीज में आने वालों को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सामान्य जो है 3 साल का है, लेकिन कोरोना की वजह से आपको एक्स्ट्रा भी एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। वही यहाँ पर दिया हुआ है कि एससी एसटी कैटेगरी के लिए एक्स्ट्रा 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग में आने वालों के लिए 3 साल का है। वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए भी एक्स्ट्रा 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। वही अगर बात करें हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दिया हुआ है वो है क्या कि आपको कम से कम न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए। तो लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो कम से कम अगर कोई भी छात्र या छात्रा जो 10वीं पास है वो इस एग्जाम को देने के योग्य है। वहीं अगर बात करें कि कैसे एग्जाम को अप्लाई करना है, तो एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में हमको जानकारी दी है। आप उसी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के इस लिंक को ओपन करके एग्जाम को भर सकते हैं। तो ये लिंक है, ध्यान रखेंगे, http:// तो ये लिंक आप जरूर ध्यान रखेंगे, एसएससी की लिंक है। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस, जिसके बारे में कई लोगों को जानकारी चाहिए रहती है कि क्या फीस है, कितनी फीस है, तो मात्र 100 रुपये है। वो भी किसके लिए, जिनको फीस देना है। कई सारे लोग जिनको रिलैक्सेशन मिलता है उनको ये फीस नहीं देना है। तो किन किन लोगों को फीस नहीं देना है उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी से, इसके अलावा एसटी कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन, इस ग्रुप में आने वाले लोगों को फीस नहीं लगेगी। बाकी सभी लोगों को जो फीस लगेगी इस फॉर्म को भरने के लिए वो मात्र 100 रुपये है। इसके अलावा कुछ और जानकारी आपको होनी चाहिए कि स्कीम ऑफ एग्जाम, मतलब एग्जामिनेशन होने कैसे वाला है, किस तरीके से लिया जाएगा। तो ये जो एग्जाम होगा, मैंने शुरू में ही बताया आपको, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर के माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा। और इस एग्जाम में आपको कुल 80 प्रश्न आने वाले हैं। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है और वो जो 80 प्रश्न होंगे वो 4 भागों में विभाजित हैं। तो पहला भाग पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, तीसरा पार्ट सी, चौथा पार्ट डी होने वाला है। पार्ट ए जो होगा उसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए 40 नंबर डिसाइडेड है। वहीं पर दूसरा पार्ट जो है पार्ट बी, उसका नाम रहेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसके तहत आपको जीएस जीके के प्रश्न आने वाले हैं। वो भी कुछ 20 प्रश्न रहेंगे और उसके लिए आपको यहाँ पे 40 नंबर है। वहीं पर थर्ड पार्ट सी रहेगा, उसमें आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और 40 नंबर। और फोर्थ पार्ट में आपको रहेगा इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन और उसके लिए भी 40 नंबर। तो कुल मिला के 80 प्रश्न और 160 नंबर का ये पेपर होने जा रहा है और इसके लिए आपको कुल मिलेंगे 60 मिनट यानी कि 1 घंटे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम देने से पहले ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा सिलेबस के बारे में जो मैंने यहाँ पर इसके पहले वाली स्लाइड में आपको बताया कि कितने पार्ट्स में बटा है, तो 4 पार्ट्स में बटा है। उसका डिटेल सिलेबस भी हमने निकाला है साइट से और वो आपके लिए उपलब्ध कराया है। तो द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। तो इस सिलेबस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिटेल सिलेबस है आपके सामने कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो ये पूरी बातें यहाँ पर दी हुई हैं कि उसमें सामान्य रीजनिंग से जुड़े हुए प्रश्न और हर तरह के रीजनिंग के जो क्वेश्चन, डिकोडिंग जैसे प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के प्रश्न आपको वर्बल, नॉन वर्बल, डिकोडिंग, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न रीजनिंग से रिलेटेड आपको आने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। इसके अलावा अगर बात करें जनरल नॉलेज की कि जनरल नॉलेज में किस हिस्से से प्रश्न आएंगे, तो वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस, तो इकोनॉमी, तो जितने भी जीएस के सामान्य विषय होते हैं, इसके अलावा करंट अफेयर, उन सभी से आपको यहाँ पर प्रश्न आएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सेक्शन भी आपको ध्यान रखना है। आपको हर एक सेक्शन को हल्के में नहीं लेना है, सभी सेक्शन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। चारों सेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड किया गया है, आपको चारों सेक्शन में मेहनत करनी है। तो ये दूसरा सेक्शन है। तीसरा सेक्शन जो है वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में देखिए यहाँ पर भी आपको नंबर सिस्टम के बारे में दिया है, डेसिमल, फ्रैक्शन, इस तरह के दिया हुआ है। साथ ही साथ
आपको मेंसुरेशन से जुड़ा हुआ, रेशियो यानी कि अनुपात समानुपात, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आने की संभावना है। वहीं 20 क्वेश्चन तो मैंने आपको शुरू की स्लाइड में बता दिया है कि 20-20 क्वेश्चन करके चार सेट में आएंगे। तो एक सेट है आपका रीजनिंग का, दूसरा सेट है जीएस जीके का, तीसरा सेट है मैथमेटिक्स का और चौथा सेट है आपका इंग्लिश हिंदी का। तो इससे भी 20 क्वेश्चन आएंगे। और इंग्लिश हिंदी से जो क्वेश्चन आएंगे वो सामान्य जो इंग्लिश हिंदी के जो प्रश्न होते हैं, ग्रामर से जुड़े हुए प्रश्न, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन जो स्किल होती है, जो आपका गद्यांश अपठित गद्यांश वगैरह होता है, उससे जुड़े हुए प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो ये सारा पूरा डिटेल सिलेबस है, इसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद अगर जब आप ये एग्ज़ाम देंगे, इसका रिटन एग्ज़ाम देंगे, रिटन एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना है, पीईटी जिसको मतलब आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या है, तो उसमें 2-3 अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो रेस होगी, मतलब दौड़ होगी, और उस रेस में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग निर्धारित मानक हैं। अगर आप मेल हैं तो मेल में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़ना है, कितने मिनट में? 24 मिनट में। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ दौड़ना है 8.5 मिनट में। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि पुरुषों के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दौड़ दौड़ना अनिवार्य है। इसको पास करना जरूरी है। वहीं अगर अगले मापदंड की बात करें तो इसमें आपको अगला जो दिखाई देता है वो है क्या? फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट की बात की जा रही है। अभी हमने रेस की बात की, अब हम आते हैं कि दौड़ के अलावा आपको फिर सीधा फिजिकल स्टैंडर्ड में आना है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको हाइट जरूर, आपकी जो मानक है उस हाइट को प्राप्त करना है। तो हाइट जो है पुरुषों के लिए मांगी गई है 170 सेंटीमीटर्स, फीमेल के लिए जो डिमांड की गई है 57 सेंटीमीटर्स। तो पुरुषों के लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर। लेकिन कुछ लोगों को, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो आदिवासी वर्ग है उनको इससे छूट दी जाती है, तो उसमें यहाँ पर छूट भी दी गई है। और वो आपको जरूर ध्यान रखना है कि जैसे जो ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो शेड्यूल ट्राइब आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनमें पुरुषों के लिए जो हाइट है वो केवल 162.5 सेंटीमीटर मांगी गई है, और महिलाओं के लिए जो हाइट मांगी गई है आदिवासी वर्ग में वो है केवल 150 सेंटीमीटर। तो ये भी अगर आप अपने वर्ग को याद रखें कि आप किस वर्ग में आते हैं, उसके हिसाब से ये ये हाइट की बात है। वहीं अगर हम बात करें चेस्ट की, फिजिकल स्टैंडर्ड में अगली डिमांड है चेस्ट। तो मेल कैंडिडेट्स शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेस्ट मेजरमेंट। तो इसमें मेल कैंडिडेट्स को चेस्ट की नाप देनी होगी। और नॉर्मल जो लोग कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते या किसी तरह की छूट से बिलोंग नहीं करते, उन स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल कंडीशन में चेस्ट की जो माप होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर, और उसको फुलाने पर चेस्ट को 5 सेंटीमीटर कम से कम उनका फुलाना है। तो सामान्य अवस्था में चेस्ट या छाती की नाप 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर और 80 + 85, तो इतने तक आपकी नाप जानी चाहिए। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनको इसमें छूट मिलती है, इसमें भी छूट दी गई है, और वो है कि नॉर्मल कंडीशन में उनकी नाप होनी चाहिए 76, और जब वो एक्सपांड करेंगे, छाती फुलाएंगे, तो 5 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें वेट की, तो वेट भी आपका लिया जाएगा, और वेट जो होगा वो आपके शरीर की लंबाई के हिसाब से आपका एक नॉर्मल वेट होना चाहिए। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। लिखा भी हुआ है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। तो आपकी आयु, उम्र और आपकी हाइट के हिसाब से आपका एक औसत वेट होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कि जब आप इन सारी चीज़ों को पास कर जाएंगे, मतलब रिटन टेस्ट, उसके बाद फिजिकल टेस्ट और ये सारी बातें क्रॉस कर जाएंगे, तो आपका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन से भी आपको गुजरना पड़ेगा। तो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पीटी एंड पीएचटी। तो जो लोग रिटन टेस्ट पास कर लेंगे उन लोगों का ही फिर क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और इसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट भी आप सभी का अवश्य होगा। अब बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो वो मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे मैंने पहले बता दिया कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर में एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, फिर इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब वही दौड़ होगा, फिर इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की, फिर आपके शरीर की नाप ली जाएगी, हाइट वगैरह नापी जाएगी, और लास्ट में क्या होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन सारी चीज़ों के बाद आपका जब आप फाइनल सिलेक्शन होगा तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है, एसएससी ने इस पूरी प्रक्रिया को अपने नोटिफिकेशन में पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अब आपको केवल इसके लिए तैयार होना है। अगर आप इस एग्ज़ाम को भरने के लायक हैं तो आपको बिल्कुल भरना चाहिए। ये एग्ज़ाम आपके लिए ही है। तो ये इन्फॉर्मेशन
होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए काम की होगी। आप इस सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करिए और दिए गए समय सीमा से पहले ही अपने फॉर्म को भरिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।